हेलो एवरीवन, आज हम बीए सेकेंड का पेपर 1 क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने वुल फाइबर की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसमें हमने 3 स्टेप्स के बारे में बात करी थी कि जो वुल फाइबर होता है उसको कैसे प्रोक्योर किया जाता है, ठीक है, तो कैसे प्रोक्योर किया जाता है, कैसे उसको प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, जिसमें पहला स्टेप जो था हमारा वो था शेयरिंग ऑफ शिप, ठीक है, कैसे उसके बालों को उतारा जाता है या लिया जाता है, ठीक है। तो हमें पता है वो बाय हैंड भी किया जा सकता है और बाय मशीन भी किया जाता है, ठीक है। सेकंड स्टेप था सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग, ठीक है, छांटा जाता है और उसकी गुणवत्ता के आधार पर उसको ग्रेड दिया जाता है, क्वालिटी के आधार पर उसको ABCD ग्रेड में बांट करके अलग अलग भर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड जो प्रोसेस था वो था क्लीनिंग एंड स्करिंग, ठीक है, क्लीनिंग एंड स्करिंग का प्रोसेस था, ठीक है। देखिए, क्लीनिंग मीन्स सफाई का और धुलाई का काम, ठीक है। तो यह भी 3 तरीके से किया जा रहा था, बाय सोप सोल्यूशन, ठीक है, बाय वोलाटाइल सॉल्वेंट्स, ठीक है, और तीसरा था कार्बोनाइजिंग प्रोसेस, ठीक है। इन तीनों के द्वारा हम क्या कर रहे थे कि जो हमारा वुल फाइबर था उसको क्लीन कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ तक तो था क्लीनिंग करने तक का प्रोसेस, उसको साफ़ करने तक का प्रोसेस, ठीक है। अब वो थोड़ा सा गीला भी होगा, ठीक है, थोड़ा सा मॉइस्ट भी होगा, तो अब हमें उसको आगे क्या प्रोसेस करना है। तो फोर्थ प्रोसेस आता है हमारा ड्राइंग का प्रोसेस, जिसे कहते हैं हिंदी में सुखाना, ठीक है, सुखाने का प्रोसेस। तो देखिए, जब वुल फाइबर को वॉश किया जाता है, क्लीन किया जाता है, इसकी स्करिंग की जाती है, तो उसके बाद इसको ड्राई करना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि इसको कम्प्लीटली ड्राई नहीं करना है, क्योंकि अगर इसे कम्प्लीटली या पूर्ण रूप से सुखा दिया जाएगा तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कड़ापन आ जाएगा, ये कड़क हो जाएगा और ब्रिटल हो जाएगा, ठीक है, तो इसके टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसलिए क्या किया जाता है कि इसके अंदर ड्राइंग प्रोसेस में 12 to 16% तक इसमें मॉइस्चर रखा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर रखते हैं या हल्का सा इसको गीला रखते हैं, ठीक है, ताकि क्या है कि आगे की प्रोसेस करना हमारे लिए ईजी हो जाए, क्योंकि अगर बिल्कुल सूखा होगा तो वो काफ़ी क्रिस्प भी आ जाएगा उसमें, और जैसे आगे की प्रोसेस की जाएगी तो वो धागे जो रेशे जो होंगे वो बहुत जल्दी टूटने लग जाएंगे, ठीक है। अच्छा, जो इसको सुखाने का प्रोसेस होता है ना, वो इसको स्टीम दे करके किया जाता है, ठीक है, स्टीम दे करके अर्थात भाप में इसको सुखाया जाता है। तो उससे क्या होता है, मॉइस्चर भी बना हुआ रहता है ह्यूमिडिटी की वजह से, और गर्म हवा के साथ साथ वो हल्के हल्के सूखते भी जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो आपके रेशे होंगे वो सॉफ्ट रहेंगे, उनमें लश्चर अच्छी मात्रा में रहता है, ठीक है, और वो फ्लेक्सिबल भी रहते हैं, ठीक है। इसलिए इनको स्टीम के द्वारा सुखाया जाता है, कम्प्लीटली ड्राई नहीं किया जाता है ना। फिफ्थ प्रोसेस हमारा आता है वो है ऑयलिंग का प्रोसेस, ठीक है, या जिसे कहते हैं तेल लगाना। देखिए, आप इस प्रोसेस को थोड़ा सा समझ के देखिए कि जब आप शैम्पू करते हैं अपने बालों को, ठीक है, और अगर आप बिल्कुल उनको ड्राई कर देते हैं ना, तो आपके बाल भी कैसे हो जाते हैं, एकदम सूखे सूखे से कड़क भी हो जाएंगे। सभी के बालों की क्वालिटी वैसे डिफरेंट होती है, अलग अलग, है ना। तो क्या होता है कि जब आप बालों को सुखा लेते हैं ना, तो उसके बाद वो कैसे होते हैं, उड़े उड़े से रहते हैं, है ना, एकदम बिखरे हुए से ही रहते हैं। लेकिन अगर उसके ऊपर जब आप ऑयलिंग कर देते हो, ऑयल लगा देते हो, तो वो सब एक ही अलाइनमेंट में रह जाते हैं, ठीक है, उनका अलाइनमेंट सही हो जाता है, वो एक जैसे स्ट्रेट दिखाई देते हैं, जमे जमे हुए से रहते हैं, उड़े उड़े से नहीं रहते हैं आपके बाल, है ना। तो उसी तरीके से जो वुल फाइबर होता है
उसके ऊपर भी ऑयलिंग का प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, आप आपके बालों में ऑयलिंग क्यों करते हो? ताकि उनमें रूखापन नहीं आए, है ना, कड़कपन नहीं आए, आपके बाल मुलायम बने रहे और व्यवस्थित रहे। इसी तरह वुल फाइबर के अंदर भी ऑयलिंग का प्रोसेस किया जाता है ताकि जो रेशे हैं ना वो रूखे नहीं हो जाए, एकदम ड्राई नहीं हो जाए। ठीक है, और जो उसके अंदर मॉइस्चर हमने देखिए भाप के द्वारा उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रखा था ना 12 to 16%, तो वो मॉइस्चर भी इसमें बैलेंस रहे, क्योंकि ऑयल की जब कोटिंग आ जाती है तो वो मॉइस्चर को उड़ने नहीं देती है। ठीक है, तो उसमें मॉइस्चर लॉक हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या किया जाता है, ऑयलिंग प्रोसेस के अंदर जो ऑलिव ऑयल होता है, ठीक है, इसका यूज़ किया जा सकता है ऑयलिंग के लिए। इसके अलावा ग्लिसरीन का यूज़ इसमें किया जाता है, या फिर जो यूजुअली इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो रेशा होता है वो अच्छे से ऑयल हो जाए, चिकना भी हो जाए। ठीक है, और साथ ही साथ में उसके अंदर एक चमक भी आ जाती है ना। नेक्स्ट प्रोसेस आता है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग करना मीन्स मिलाना, या आप इसको कह सकते हो मिश्रित करना। ये हमारा 6th प्रोसेस होता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि देखो बहुत तरीके के हमारे पास में ऊनी रेशे आते हैं। ठीक है, अलग अलग जगहों से आते हैं, अलग अलग ब्रीड के आते हैं, अलग अलग कलर के, अलग साइज़ के, किसी भी तरीके से वो अलग हो सकते हैं। ठीक है, उन सभी को क्या किया जाता है, यहाँ पर मिला लिया जाता है, क्योंकि क्या होता है कुछ बहुत ही वीक फाइबर्स होते हैं, कुछ अच्छे स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो अगर दोनों को मिला लिया जाएगा तो एक अच्छा फैब्रिक तैयार किया जा सकता है। लेकिन अगर केवल कमज़ोर का अगर फैब्रिक बनाएंगे तो वो बहुत जल्दी फट जाएगा, है ना, उसकी सर्विसिबिलिटी ज़्यादा नहीं होगी। और जो मजबूत फाइबर है वो तो अच्छा होगा ही सही, तो उसके साथ में अगर ऐसे दूसरे रेशो को मिला दिया जाता है तो उससे क्या होता है कि देखिए जो लंबा फाइबर है ना उससे बना हुआ कपड़ा ऑब्वियस सी बात है महंगा आएगा। ठीक है, और छोटे छोटे रेशो से बना हुआ जो कपड़ा होगा वो थोड़ा सस्ता होगा। अब क्या है, इसकी प्राइस तो होगी बहुत कम, लेकिन ये चलेगा भी नहीं। इसकी प्राइस जो होगी वो कैसी होगी, हाई होगी, है ना। और क्या होगा, सर्विसिबिलिटी भी अच्छी होगी, लेकिन हाई प्राइस होने की वजह से बहुत ही कम लोग इसे अफोर्ड कर पाएंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास प्रोडक्शन हुआ वो क्या है, ऐसे ही बेकार पड़ा रहेगा। इसलिए क्या किया जाता है, दोनों को मिला करके बनाया जाता है, तो उसकी जो प्राइस होती है वो कैसी हो जाती है, अफोर्डेबल हो जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ उसकी लाइफ इससे ज़्यादा और इससे थोड़ी सी कम रहती है ना, तो वो कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है। तो सभी लोगों को मिल जाए इसके लिए हम क्या करते हैं, ब्लेंडिंग का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो इनकी कैसी मजबूती है, कितनी फाइननेस है, ठीक है, कितनी लेंथ है, उसके आधार पर इनको मिला लिया जाता है। अगला प्रोसेस आता है वो है कार्डिंग का प्रोसेस, जिसे हिंदी में कहते हैं धुनाई। सभी की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगी ना उसके लगभग कई सारे प्रोसेसेस सेम ही रहते हैं। ठीक है, कुछ इनिशियल जो स्टेप्स होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं, बाकी बाद में सेम आते हैं। जैसे कार्डिंग है, कॉम्बिंग है, ड्राइंग है, स्पिनिंग है, वीविंग है, फिनिशिंग है, ये सब में सेम रहते हैं। और जो शुरुआती प्रोसेस होता है ये सभी का अलग होता है। ठीक है, देखिए कार्डिंग के प्रोसेस के अंदर क्या है, करने के पहले ये चीज़ एनालाइज कर ली जाती है, या इस चीज़ का डिसीजन ले लिया जाता है कि किस तरीके का कपड़ा बनाना है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग इसकी कार्डिंग की जाती है। ठीक है, क्योंकि देखिए जो वुलन फैब्रिक और वॉर्स्टेड फैब्रिक है दोनों अलग अलग हैं, तो उसके आधार पर उन्हीं जो है वो छोटे छोटे रेशो से मिलकर के बना है, और जो वॉर्स्टेड फैब्रिक होता है वो वुल के लंबे फाइबर से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, इसलिए दोनों में डिफरेंस होता ही है। अब देखिए, अब अगर हमको वुलन फैब्रिक बनाना है, ठीक है, तो उसके अंदर आप कार्डिंग प्रोसेस कर लोगे ना, तो उसमें जो छोटे छोटे रेशे होंगे वो भी अलग निकल जाएंगे, जो कचरा गंदगी होगी वो भी अलग निकल जाएंगे, फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन वॉर्स्टेड फैब्रिक बनाना है तो उसके लिए हमको कॉम्बिंग का प्रोसेस भी करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर इसका डिसीजन लेना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जो कार्डिंग का प्रोसेस किया जाता है इससे क्या होता है, रेशे जैसे कि ऐसे से हर किसी तरीके से बिछे रहते हैं, तो वो एक इस प्रकार के कांटेदार रोलर से जब निकलते हैं ना, ये पूरे के ऊपर इसके ऊपर हुक्स की तरह कांटे ऐसे बने होते हैं, तो जब इससे पास होते हैं तो इन सभी का जो अलाइनमेंट होता है वो इस तरीके से बिछ जाता है। ठीक है, समांतर हो जाते हैं, ये
समांतर होने से क्या है कि अब हमारे लिए आगे का प्रोसेस करना बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस आता है कॉम्बिंग प्रोसेस, जिसे कहते हैं कंघी करना। आप आपके बालों को कॉम्ब करते हैं तो क्या होता है, एक जैसे बाल सेट हो जाते हैं आपके, है ना। बाल हम किससे बनाते हैं, कॉम्ब से ही बनाते हैं ना। तो सेम प्रोसेस इसमें भी करते हैं, जो वुलन के जो रेशे होते हैं, ठीक है। अब देखिए कार्डिंग के प्रोसेस हम करके, अगर हमें वुलन फैब्रिक बनाना है, ठीक है, तो हम कार्डिंग के बाद सीधा धागा बनाने के लिए इसने भेज देंगे। लेकिन अगर हमें वर्स्टेड फैब्रिक बनाना है तो हम कॉम्बिंग का प्रोसेस भी करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, लंबे छोटे जो रेशे होंगे वो भी अलग निकल जाएंगे, साथ ही साथ जो और भी अगर इसके अंदर बची खुची गंदगी होगी तो वो भी क्या होगी, इम्प्योरिटी जो होगी वो क्या होगी, अलग हो जाएगी। साथ ही साथ में लॉन्ग एंड शॉर्ट फाइबर्स जो होंगे ना, वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम आगे बात करते हैं। इसके बाद में जब यहाँ पर ये प्रोसेस कर लिया जाता है ना, तो जो लंबे लंबे से फाइबर्स होंगे ना, ये अलग हो जाएंगे। अब इनकी पूनियाँ सी बना ली जाती है, ठीक है। ये कुछ अलग अलग ऐसे थोड़े थोड़े से जो रेशे होते हैं, इनको इसी तरीके से अलग कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होती है, कुछ पूनियाँ सी बन जाती है, देखा आपने, ये स्ट्रक्चर टाइप बन जाएगा, ताकि क्या है, इससे आगे अब धागा बनाना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। 9th प्रोसेस इसका आता है, वो है ड्राइंग प्रोसेस, जिसे हिंदी में कहते हैं खींचना, ठीक है। देखिए ड्राइंग का जो प्रोसेस होता है ना, वो वर्स्टेड फैब्रिक बनाने के लिए ही किया जाता है, ठीक है। जिसमें क्या किया जाता है, ये जो लंबी लंबी पूनियाँ आती है ना, इनको आपस में और मिला करके थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट कर लिया जाता है, कॉम्पैक्ट किया इनको, ठीक है। और इसके बाद में इनको थोड़ा थोड़ा सा क्या किया जाता है, इनके ऊपर टेंशन डाला जाता है, टेंशन डालते हैं, ठीक है, थोड़ा सा खींचते हैं इसको, ठीक है। फिर वापस इसको कॉम्पैक्ट बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा घुमाते हैं, मीन्स पहले इसको खींचा, फिर इसको थोड़ा सा ऐसे बट करके थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करते हैं, फिर वापस इसको आगे खींचा जाता है, फिर कॉम्पैक्ट किया जाता है, फिर खींचा जाता है। तो इससे क्या होता है, जो रेशा होता है, ठीक है, वो सभी रेशे क्या होते हैं, एक तरह से बिल्कुल आपस में चिपक जाते हैं सघन तरीके से, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, इसका जो रचना होती है वो भी ठीक हो जाती है, और ये इनमें यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, सभी रेशों में वो एक समान बिछ करके चिपक जाते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो होती है ड्राइंग का प्रोसेस। अब ड्राइंग के प्रोसेस के अंदर क्या होती है, जो पूनियाँ होती है वो कम्प्लीटली रेडी हो जाती है कि आगे जा कर के अब इससे सीधा धागा ही बनाया जाएगा, ठीक है। तो हमारा 10th प्रोसेस जो होता है वो होता है स्पिनिंग का प्रोसेस, जिसे हम कहते हैं कताई। यहाँ पर एक्चुअली यार्न बनाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, धागा, ठीक है, धागा बनाया जाता है। तो अब जो ये पूनियाँ हमारे पास में आती है, थोड़ी सी यूनिफॉर्म है, इनको अच्छे से वापस बार बार बटा जाता है, अच्छे से इनको खींचा जाता है, और इनमें ट्विस्टिंग ऐड की जाती है। यहाँ पर क्या किया जाता है, ट्विस्टिंग करना मीन्स बटाई करना, ठीक है। बटाई करते हैं ना, जैसे कि आपने घर पे देखा होगा कि जो दीपक में लगाने के लिए जो बत्ती बनाई जाती है ना, ऐसी लंबी वाली बत्तियाँ, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, एक तरफ से क्लॉकवाइज, एक तरफ से एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे से उसको थोड़ा सा घुमाया जाता है अलग तरीके से। तो इसे कहते हैं बटाई लगाना। आपके पास जो घर पे धागा होता है ना, स्टिच, जिससे आप कपड़ा करते हो, या फिर जो हम कपड़े पहनते हैं उसके कई बार कुछ धागे निकल जाते हैं, तो आप एक धागे को खींच करके उसको खोलने की कोशिश कीजिए, तो आप देखेंगे कि उसके जो दोनों सिरे होते हैं ना, उनको एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जब घुमाया जाता है ना, तो उस धागे से क्या होते हैं, पतले पतले से 2 धागे निकलेंगे, 3 धागे निकलेंगे, फिर उसमें से रेशे निकलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो धागा होता है वो तैयार किया जाता है ना। जो कताई की जाती है या स्पिनिंग की जाती है, इसकी भी बहुत सारी मेथड्स होती हैं, ठीक है। जो हमारा वुलन फैब्रिक होता है, ठीक है, या जो वुल से जो बनता है कपड़ा, उसको या उसकी जो स्पिनिंग की जाती है वो म्यूल फ्रेम पर की जाती है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो धागा होता है वो थोड़ा मोटा, मुलायम और थोड़ा फजियर धागा बनता है, ठीक है।
और वर्स्टेड फैब्रिक अगर बनाना होता है तो वर्स्टेड के लिए तो जैसे रिंग स्पिनिंग है, कैप स्पिनिंग है, ठीक है, फ्लेयर स्पिनिंग है, इनको फॉलो किया जाता है, ठीक है, इन फ्रेम्स पर उसको बनाया जाता है। इससे क्या होता है, जो धागा होता है ना वो एकदम पतला और एकदम स्मूथ बनता है उसके अंदर, ठीक है, और थोड़ा सा कड़क भी होता है वुलन फैब्रिक के मुकाबले, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में जब ये स्पिनिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो अब हम बढ़ते हैं वीविंग प्रोसेस की तरफ। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आता है 11th प्रोसेस, वो है वीविंग का प्रोसेस, ठीक है, जिसे हिंदी में बुनाई कहा जाता है, ठीक है। देखिए जो स्पिनिंग के बाद में जो हमें इसके धागे मिलते हैं उनके उससे ट्विल वीव या प्लेन वीव का यूज़ करके और फिर उसके बाद कपड़ा बनाया जाता है, ठीक है। देखिए इसकी जो सतह होती है ना उसके ऊपर जो रोएं होते हैं, ठीक है, रोएं उठे हुए से रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, थोड़ी गर्माहट देने का काम करते हैं, ठीक है। अगर इसकी वीविंग के टाइम पर जो इसकी सरफेस है वो अगर रफ़ होगी ना तो वो कपड़ा बहुत ही जल्दी गंदा हो जाएगा, लेकिन अगर वो स्मूथ होती है, ठीक है, तो वो जो कपड़ा गंदा नहीं होता है, एकदम साफ रहता है, ठीक है। जो वर्स्टेड फैब्रिक बनाते हैं उसमें ट्विल वीव का ही यूज़ किया जाता है ताकि वो बहुत ही कॉम्पैक्ट होती है, और क्योंकि वर्स्टेड फैब्रिक जो होता है वो मशीन्स के थ्रू तैयार होता है ना, वर्स्टेड फैब्रिक जो होता है यह बाय मशीन इसको रेडी किया जाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी डिज़ाइंस को क्रिएट किया जा सकता है और दिखने में भी यह बहुत ही सुंदर होता है, ठीक है। जो वुलन फैब्रिक है, ठीक है, ये बाय हैंड भी तैयार होते हैं, बाय मशीन भी हो सकते हैं, लेकिन वैसे बाय हैंड ज़्यादातर इन्हें तैयार किया जाता है ना। तो इसकी सरफेस जो होगी वो रफ़ होगी, इसकी सरफेस स्मूथ होगी, ठीक है। इसको आप प्लेन वीव से, ट्विल वीव से बना सकते हो और वर्स्टेड को ट्विल से ही बनाया जाता है। इसका जो यार्न काउंट होता है वो बहुत कम होता है, अर्थात 1 बाय 1 इंच की अगर आप बात करते हो ना, ठीक है, तो इसके अंदर जैसे वुलन का क्योंकि काफ़ी मोटा धागा होता है तो आप देखो कि बहुत ही कम 3 या 4 धागे आपको इसके अंदर पूरी इसकी बुनाई के अंदर आपको दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप वर्स्टेड की बात करते हो तो क्योंकि इसका जो धागा होता है काफ़ी पतला महीन होता है तो इसके अंदर बहुत सारे जो धागे होंगे वो आ जाएंगे, तो जितना ज़्यादा यार्न काउंट होता है ना फैब्रिक उतना ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है। तो इसलिए वुलन फैब्रिक थोड़ा कम मजबूत होता है वर्स्टेड के मुकाबले, ठीक है। तो इन प्रोसेस के द्वारा क्या है, जैसे कोट, ओवरकोट, जैकेट्स, ठीक है, वुलन फैब्रिक जितने तरीके के होते हैं वो सारे के सारे बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस आता है, उसे कहते हैं फुलिंग या पराई का प्रोसेस, ठीक है। देखो जब कपड़े बन करके तैयार हो जाते हैं ना तो उसके बाद में इसकी फुलिंग की जाती है जिससे कि जो कपड़ा है वो और ज़्यादा कॉम्पैक्ट दिखने लगे। देखिए इसके मुकाबले आपको ये काफ़ी छिरदरा दिख रहा है, ठीक है, लेकिन जब इसकी भी फुलिंग कर दी जाएगी ना तो इसके कुछ रेशो को उठा दिया जाएगा, तो उससे क्या होगा, आपको ऐसा एहसास होगा जैसे पूरा कपड़ा भरा भरा हुआ सा है। अब आपको इसके अंदर कोई भी ओपन स्पेस कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अब इनमें आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, जो कपड़े होते हैं ना उनको पहले जो सोपी सोल्यूशन होता है, ठीक है, या सोप सोल्यूशन, ठीक है, उसको हॉट वाटर में डाल करके जो ये कपड़े होते हैं ना इनको उसके अंदर दबा दिया जाता है और फिर उसके बाद में उसके अंदर उसको खूब घुमाया जाता है, खूब दबाया जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होती है कि जो रेशे होते हैं ना आपस में एक दूसरे में फंसते जाते हैं, उलझते जाते हैं, थोड़ा सा मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व करते हैं तो वो काफ़ी फूल जाते हैं और एक दूसरे से खिंचाव के कारण क्या होता है, इसकी रचना जो होती है वो सघन हो जाती है, ठीक है। इस प्रोसेस में जिस कपड़े को सिकुड़ना होता है वो श्रिंक हो जाता है और जिसको लूज़ होना होता है वो लूज़ हो जाता है, ठीक है। और देखिए गर्म पानी में डालने से क्या होता है, जो प्रोटीन के रेशे होते हैं ना वो थोड़े से, प्रोटीन जो होता है उसकी संरचना थोड़ी सी बदल जाती है, ठीक है। अब इसको गर्म पानी से निकालते ही इसको चिल्ड या कोल्ड वाटर के अंदर इसको डाल दिया जाता है ना, तो जैसा फैब्रिक अभी यहाँ पर उसकी रचना बदल करके हुई थी ठंडे में डालते ही वो अपना शेप ले लेता है, ठीक है। बस बिल्कुल जैसा अभी यहाँ पर फाइनल टाइम पर जब वो था ना उसका स्ट्रक्चर, वैसा का वैसा उसका स्ट्रक्चर हमेशा रहेगा कोल्ड वाटर में, ठीक है। तो ऐसा वो बन जाता है ना। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको फुलिंग का प्रोसेस कहते हैं।
नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है वो है ब्लीचिंग एंड डाइंग प्रोसेस। ठीक है, ब्लीचिंग मीन्स ब्लीच करना, ठीक है, या गंदगी निकालते हैं, विरंजन जिसे कहते हैं, और डाइंग मीन्स रंगाई का प्रोसेस। ठीक है, तो देखिए जो ऊनी कपड़ा है उसका पीलापन हटाने के लिए, उसको में थोड़ी सफ़ेदी लाने के लिए क्या किया जाता है, ब्लीचिंग का प्रोसेस किया जाता है। और अगर उस पर कोई भी गंदगी लग चुकी है, कोई स्टेन लग गया है, तो वो सभी इस पे से हट जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का H2O2 का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और क्या होता है, ब्लीचिंग करने से क्या होता है, अगर इसके अंदर कोई भी अनावश्यक तत्व भी रह गया तो वो भी हट जाए, ताकि जो डाइंग प्रोसेस है वो भी हमारे लिए ईजी हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा अगर कोई ऐसी हार्श ब्लीच अगर इसके ऊपर इस्तेमाल करोगे ना तो वुल का फैब्रिक ख़राब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको H2O2 तक आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, ये सबसे अच्छी रहती है इसके लिए। अब इसके बाद में हम डाइंग करते हैं, तो इसके अंदर जैसे कि जो वेट डाइज होती है, ठीक है, या इंडिगो डाइज होती है, ठीक है, इनसे इसको रंगा जाता है। और जितने ब्राइट कलर्स का यूज़ किया जाता है, जो वुलन फैब्रिक या वॉस्टेड फैब्रिक उतना ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हम इसमें करते हैं। और लास्ट हमारा इसका प्रोसेस है वो है फिनिशेस। ठीक है, या जिसे आप कहते हो परिसज्जा। ठीक है, देखिए जो फिनिशिंग का प्रोसेस होता है उसमें क्या किया जाता है, कपड़े को सुंदर बना दिया जाता है, अट्रैक्टिव बना दिया जाता है, जितने भी उसके डिफेक्ट्स होते हैं उनको हटा दिया जाता है। ठीक है, देखिए जैसे कि किसी कपड़े के अंदर रोए निकल रहे हैं तो उनको काट दिया जाता है, कहीं से एक्स्ट्रा यार्न निकल रहा है, एक्स्ट्रा रेशे निकल रहे तो उन्हें हटा लिया जाता है, कहीं पर स्टेन लग गया है तो उसे हटाना, ऑयल या ग्रीस का दाग लग गया है तो उसे हटाना, इस तरीके के जो सारे प्रोसेसेस होते हैं उनको किया जाता है। ठीक है, और कहीं पर अगर एक्स्ट्रा कलर लग गया है डाइंग के दौरान तो उसको भी क्या किया जाता है, यहाँ पे ठीक कर लिया जाता है। कहीं पर अगर जो पूरा फैब्रिक है उसमें कहीं छेद हो गया है तो उसको भी वापस सही करके फिल किया जाता है। ठीक है, कहीं से धागे निकल रहे तो उन्हें बांधा जाता है, तो यह फिनिशिंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, और अगर प्रिंटिंग करना हो तो प्रिंटिंग भी कर सकते हैं इस प्रोसेस में। तो देखिए यह कंप्लीट हमारी वुल जो फाइबर से फैब्रिक बनता है उसका पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास टोटल 14 स्टेप्स होते हैं, जिसके द्वारा हम जो वुल फाइबर होता है उसका एक कम्प्लीटली एक फैब्रिक तैयार कर लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।